हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्याय सूत्रा लॉ। तो मैं आज फिर से लेके आ गई हूँ एआईबी एग्ज़ाम के लिए कुछ टॉपिक्स के एमसीक्यूज़। आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक, टीपीए, एनआईए, इनमें से लिए गए हैं एमसीक्यूज़। तो चलिए डायरेक्ट ओपन कीजिए और नोटबुक ओपन कीजिए, पेन लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफर बिकम्स कंप्लीट इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। जब ऑफर मतलब कि इसमें क्या है कि ऑफर कब कंप्लीट होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑफर कब कंप्लीट होता है। तो जब सामने वाले को पता चल जाता है कि कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि सामने वाला कौन है, सामने वाला है ऑफरी। ठीक है। जब ऑफरी को नॉलेज हो जाता है कि पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है, ऑफर का पता चल जाता है। जब सामने वाले को ऑफर का पता चल जाता है तब ये कंप्लीट हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अब इसका मतलब क्या है कि एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर और बिना किसी कंडीशन के। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी क्लियर अनकंडीशनल। अनकंडीशनल होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज कंसिडरेशन मीन्स प्रॉमिस और अ प्रॉमिस। अब इसको कंसिडरेशन है क्या। कंसिडरेशन मीन्स प्रॉमिस फॉर अ प्रॉमिस, मतलब कि कुछ पाने के लिए कुछ देना। ठीक है, कोई चीज़ आप पाना चाहते हो तो आप उसके बदले में आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो। ठीक है, दैट इज़। अब इसको मेंशन किया गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज डी में। इसको मेंशन किया गया है। मीनिंग इट समथिंग इन रिटर्न, कुछ देने, पाने के लिए कुछ देना। क्यूट प्रो क्यू, नोट कर लीजिए। एंड नेक्स्ट इज एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। अगर कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के है तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। अगर कॉन्ट्रैक्ट, ये जो अग्रीमेंट है ये कि बिना कंसिडरेशन के है तो क्या होगा, तो ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। नेचुरल लव पास्ट सर्विस प्रॉमिस टू पे डिवाइड वेरी बाय लिमिटेशन, मतलब कि इसको वॉइड ही माना जाएगा। ठीक है, अगर विदाउट कंसिडरेशन होगा। माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। माइनर कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड ही कहलाता है। ठीक है। अब एक केस था मोहरी बेबी केस 1903 का। ये केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप रीड कीजिए। एंड यस, माइनर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, इसका मतलब क्या है। अब इसका मतलब है कि एक 17 साल का लड़का, ठीक है, 17 साल का लड़का कार खरीदने जाता है। ठीक है, कार खरीदने जाता है तो वो कार खरीदने जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, बताता है कि मुझे कार खरीदनी है, तो उसको खरीदने थोड़ी ना देंगे। ठीक है, तो दैट इज द वॉइड, वो वॉइड ही कहलाएगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कंसेंट कॉज्ड बाय कोरिशन इज वॉइडेबल। अब इसको मेंशन किया गया है सेक्शन 15 एंड 19। अब ये है क्या, इसमें कहा गया है कि अगर कंसेंट दबाव से हो तो, अगर आपकी कंसेंट जो है वो दबाव में है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो वॉइड ही कहलाएगा, वॉइडेबल ही कहलाएगा। चाहे पार्टी फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, जैसे अगर कोई दबाव हो तो पार्टी इसको कैंसिल कर सकती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाइड व्हेन परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल। अब इसको मेंशन किया गया है सेक्शन 56 में। ठीक है, सेक्शन 56 में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को डिफाइन किया गया है। अब फ्रस्ट्रेशन डॉक्ट्रिन कब होती है,
जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना इम्पॉसिबल हो जाए, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना इम्पॉसिबल हो जाए, दैट इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अब शॉर्टकट में याद कर लीजिए, अगर फ्रस्ट्रेशन अगर वर्ड आता है दैट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इम्पॉसिबल हो रहा है उसके लिए, दैट इज़ परफॉर्मेंस इन इम्पॉसिबल, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना इम्पॉसिबल हो जाता है, दैट इज़ मीन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स नो कॉन्ट्रैक्ट बट ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जब कोई अग्रीमेंट ठीक है नहीं होता है और कानून के हिसाब से जिम्मेदारी हो जाती है। जब आप कोई एग्रीमेंट करते हैं, वो एग्रीमेंट नहीं होता है, लेकिन वो कानून के हिसाब से, कानून लॉ के हिसाब से वो हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है, ठीक है। मैं आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ कि गलती से किसी के पास पैसे चले गए या फिर गलती से किसी को पैसे मिले गिरे हुए, ठीक है। अब उसको वो पैसे मिले हुए हैं, तो उसको वो पैसे वापस देने होंगे, ठीक है। उसको वो पैसे वापस देने ही होंगे, वो एक कानूनी जिम्मेदारी उसको बन गई, ठीक है। वो अगर उसने पैसे रख लिए दैट इज़ द इलीगल, ठीक है। अब कभी यहाँ आजकल तो हर कहीं सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, ठीक है, और उसने पैसे उठाए और अगर वो सीधे पुलिस स्टेशन जाता है कि ऐसे ऐसे मुझे मिले हैं, तो दैट इज़ वो अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहा है। और अगर उसने पैसे दे के और उठाए अपनी जेब में डाल लिए, ठीक है, तो वो फिर अपनी ज़िम्मेदारी, वो कानून का उल्लंघन कर रहा है, कानून के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। तो सीसीटीवी कैमरास में दिख गया कि भाई ये उठा रहा है और पॉकेट में डाल रहा है, तो फिर उसको पनिशमेंट तो मिलेगी फालतू में, तो दैट इज़ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक्स इज वॉइड। अब दोनों पार्टीज गलती हो तो दोनों पार्टीज के कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर म्यूचुअल दोनों पार्टी से अगर मिस्टेक हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, अवैध हो जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेमेडीज इंक्लूड कंपनसेशन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर रेमेडी क्या मिलती है, इसमें बोला गया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेमेडी इंक्लूड, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने से, तोड़ने पर क्या रेमेडी मिलती है, दैट इज़ द कंपनसेशन। कंपनसेशन में आपको पैसे मिल सकते हैं, मुनाफा मिल सकता है, कोई भी है ना, ऐसे। एंड नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट इज कॉल्ड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। जब व्यक्ति कुछ करके एक्सेप्टेंस दिखाता है तो उसे इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कहते हैं, समझिए। जब कोई व्यक्ति, ठीक है, जब कोई व्यक्ति कुछ काम करके, उसने कुछ काम किया, ठीक है, एक्सेप्टेंस दिखाता है, ठीक है, उसका जो था, उसने मान लीजिए कोई एग्रीमेंट था, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए उसने पहले कोई काम किया, ठीक है, तो दैट इज यूज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस इसे कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बस में चढ़ गए, मतलब टिकट लेने के लिए रेडी हो, ठीक है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज invitation of offer invitation of offer invitation of offer display of goods in shop, that answer is good, display for goods in shops, ठीक है। next is time is essential when parties agree। टाइम इम्पोर्टेंस तब होता है जब, टाइम को इम्पोर्टेंस ना तब होता है जब दोनों पार्टीज लिखित या ओरल कह दे कि टाइम मैटर करता है, ठीक है। अब दोनों पार्टीज में
अब बात हो गई कि भाई इतने टाइम पर आपको ये काम करना है, अदरवाइज़ हमें लॉस हो जाएगा। तो दूसरी पार्टी ने भी लिख दिया कि एग्री कर लिया कि हाँ भाई ठीक है, इतने टाइम पर हमें ये काम कर देना है। जैसे कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना कि वो कंस्ट्रक्शन का कि इतने टाइम पे हमें ये तैयार करके देना है, दैट इज़ द दोनों पार्टीज़ टाइम इम्पोर्टेंस होती है दोनों पार्टीज़ के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ पास्ट कंसिडरेशन इज़ पास्ट कंसिडरेशन क्या वैलिड होता है? जी हाँ, ये वैलिड तो होता है, वैलिड इन इंडिया। पास्ट कंसिडरेशन को इंडिया में वैलिड तो किया गया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने पहले मदद की, बाद में उसके बदले प्रॉमिस दिया, ठीक है? पहले उन्होंने मदद कर दी और फिर बाद में उनको प्रॉमिस के लिए बोल दिया कि भाई मैंने आज तेरी मदद की है, मुझे प्रॉमिस करो। और जैसे जय हो फ़िल्म में होता है ना कि थैंक यू मत बोलो, अगले 3 बंदों की आप हेल्प कर दो। दैट इज़ उसने प्रॉमिस लिया है। उसने उससे प्रॉमिस लिया कि अगले 3 बंदों की हेल्प करेंगे, ठीक है? स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कांट स्यू। इसमें बताया गया है कि जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकता है, जो स्ट्रेंजर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, वो इसमें लिखा है कांट स्यू, वो केस नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं है वो उसको राइट ही नहीं हो सकता किसी भी चीज़ का, ठीक है। एंड नेक्स्ट आ गया हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ठीक है। अब ऐसा है कि इन टॉपिक्स को अच्छे से रीड कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड specific performance is actual enforcement of contract, and injunction means order to stop or do something, मतलब कि ऑर्डर टू स्टॉप और डू समथिंग। इंजंक्शन का मतलब होता है कि कोर्ट से ऑर्डर आता है, कोर्ट से ऑर्डर आता है कि ये काम नहीं करना है, तो वो काम नहीं कर उसको आपको रोक दो। जैसे मान लीजिए ऑर्डर आता है किसी काम को रोकने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंपनी का कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, ठीक है। अब वहाँ पे किसी ने फाइल कर दिया कि भाई ये इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए इलीगल तरीके से लैंड लेकर इन्होंने यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया है, तो किसी ने फाइल कर दिया। तब तब कोर्ट से ऑर्डर आता है कि आप जब तक पूरा केस का डिसीजन ना आ जाए तब तक आप काम को रोक दीजिए। तो दैट इज़ द इंजंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांटेड अंडर ऑर्डर 39 ऑफ सीपीसी में टेम्परेरी इंजंक्शन के बारे में बात की गई है। एंड नेक्स्ट इज स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद सर्टेनिटी। Next is specific performance can't be granted when contract uncertain and declaratory decree under section 34 sorry डिक्लेटरी डिग्री सेक्शन 34 में मेंशन की गई। अब ये है क्या? अब इसमें बात होती है जब कोर्ट डिक्लेयर करती है कि किसी के पास राइट है। यहाँ पे इसके अंडर सेक्शन 34 के अंडर डिक्लेरेटरी का मतलब है कि कोर्ट डिसाइड करती है कि किस किसके किसके पास राइट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज मैंडेटरी इंजेक्शन इज टू कंपेल परफॉर्मेंस। अब मैंडेटरी इंजेक्शन होता क्या है? जब कोर्ट किसी व्यक्ति को कुछ करने का ऑर्डर देता है। अब मैंडेटरी इंजेक्शन में बात हो गई जब कोर्ट फॉर एग्जांपल कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन की हुई कंपनी को ऑर्डर दिया था पहले कि आप काम रोक दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं।
ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया, अपना काम बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन अब पूरा मामला सुनने के बाद, प्रूफ देने के बाद कोर्ट को पता चलता है कि ये लीगल तरीके से लैंड ली गई है और लीगल तरीके से काम किया जा रहा है। तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप वहाँ पर काम कर सकते हो और अपनी बिल्डिंग बना सकते हो। दैट इज़ द मैंडेटरी इंजेक्शन की कंपेल परफॉर्मेंस, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव रिलीफ इज इंजेक्शन, ठीक है। प्रिवेंटिव रिलीफ किससे मिलता है, इंजेक्शन से, ठीक है। एंड पर्सन इज अनलॉफुल पोजेशन कांट सीक रिलीफ, आंसर इज रिलीफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 5, अंडर सेक्शन 5 के अंदर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है। एंड चलिए अब नेक्स्ट हम आते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1883, ठीक है। अब इसके भी MCQs देखिए। एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स कन्वेइंग प्रॉपर्टी फ्रॉम वन टू अनदर। इसका क्या मतलब है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी देना, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी देना, ठीक है। That is the transfer of property. And next is the transfer of property inter vivos means between two living person। इसका मतलब क्या है कि इंटर वाइवोस ट्रांसफर कब होता है, ठीक है। तो दो लिविंग पर्सन्स के बीच ये ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंटर वाइवोस दो लोगों के बीच होता है, ठीक है। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी डजंट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, जो काटने वाले पेड़ होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं स्टैंडिंग टिम्बर जो काटने वाले पेड़ होते हैं। एंड नेक्स्ट इज सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। जो ये हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती है ना, तो इनको सेल कैसे होती है, और इनको रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप इसको ले सकते हैं, और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवानी है, प्रॉपर सारे काम करवाने हैं, तब जाके ये आपके अंडर आती है। गिफ्ट मस्ट बी, ठीक है, गिफ्ट मस्ट बी विदाउट कंसिडरेशन। अब गिफ्ट है क्या, गिफ्ट का मतलब क्या है कि बिना कंसिडरेशन के प्रॉपर्टी देना, बिना कंसिडरेशन के प्रॉपर्टी देना, ठीक है। गिफ्ट तो हो गया कि बिना कंसिडरेशन के प्रॉपर्टी देना। अब कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन होता है कि जो व्यक्ति किसी चीज़ को गिरवी रखता है, ठीक है, गिरवी रखना। अब बैंक वाले जैसे कोई गिफ्ट देते हैं, कोई क्या बोलते हैं उसको, बैंक लोन देते हैं, ठीक है, तो बदले में वो एक गिफ्ट लेते हैं, दैट इज़ द, ठीक है, तो वो कंसिडरेशन के थ्रू लेते हैं ऐसे, ठीक है। And next is mortgage is defined under section 58, ठीक है। सेक्शन 58 में मॉर्टगेज को डिफाइन किया गया है। एंड लीज अंडर TPA मीन्स, लीज अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मीन्स टेम्परेरी ओनरशिप, ठीक है। लीज है क्या, लीज का मतलब, लीज होती क्या है, लीज का मतलब होता है कि टेम्परेरी प्रॉपर्टी यूज़ करने का अधिकार। ये जो टेम्परेरी ओनरशिप है, टेम्परेरी प्रॉपर्टी, किसी की टेम्परेरी प्रॉपर्टी को यूज़ करने का हमारे पास अधिकार होता है, ठीक है। वो परमानेंट हमारे पास नहीं हो जाती, बस उसको टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए ही हम उसे यूज़ करते हैं, दैट इज़ टेम्परेरी ओनरशिप एंड लीज। ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन वैलिड अंडर सेक्शन 30। ट्रांसफर अनबोर्न पर्सन की वैलिड बताया गया है सेक्शन 30 में, इसको बताया गया है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस अंडर सेक्शन 52। लीज पेंडेंस का मतलब है क्या, ठीक है। अब इसका मतलब है क्या,
जो सेक्शन 52 में से डिफाइन किया गया है, जब केस चल रहा होता है। लीज पेंडेनेंस का मतलब है जब केस चल रहा हो और प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। मान ली हाँ, ये तो होता ही है। अब जैसे मान लीजिए दो भाई हैं, ठीक है। अब दोनों के बीच केस चला हुआ है लैंड को लेकर, ठीक है। अब लैंड को लेके चला हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। फॉर एग्जांपल क्या हुआ, एक केस था, ठीक है। अब हमारे ही कोर्ट में एक केस था, हमारा ही केस था। तो यहाँ पे दो भाई थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ज़मीन के थ्रू के लिए एक बड़े भाई ने छोटे पर केस कर दिया, ठीक है। केस कर दिया। अब उसको क्या था, छोटे को क्या चीज़ थी कि उसको ऐसा था कि ये जो है ना ज़मीन, ये ज़मीन है। अब आधा-आधा हिस्सा था, ठीक है, आधा-आधा हिस्सा था। अब छोटे भाई को लगा कि ये मेरा ही तो हिस्सा है, अब केस तो चला ही हुआ है। अब तो मैं अपने जो मेरा कर्जा है मैं ज़मीन बेच के उतार देता हूँ। तो उन्होंने ज़मीन बेच दी, ठीक है, केस चला ही हुआ था। तो तो वो चला ही हुआ था, उन्होंने पूछा ही नहीं किसी से कि भाई ऐसे केस चला हुआ है कि नहीं। उन्होंने ऐसा किया कि मैं ये ज़मीन ही बेच दूँगा। वैसे प्रॉपर नहीं बेची थी, कुछ हिस्सा बेचा, आधा हिस्सा बेचा उन्होंने, ठीक है। सम रीज़न कि उनको ज़रूरत थी पैसे की। तो उन्होंने बेच दिया। तो फिर वो वही बात हो गई कि सेक्शन 52 के अंडर केस चल रहा था और प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता था। तो उसका उल्टा उसके ऊपर एलिगेशन लगा दिया गया कि उसने बेचने की कोशिश की। अब वो बेची तो नहीं गई ना, क्योंकि बेच तो नहीं सकते, लेकिन उस पे बेचने का आरोप तो लगा दिया, ठीक है। ये होती है डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंटनेस, ठीक है। Then doctrine of part performance under section 53A, ठीक है। पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट लिखित नहीं है पर एक पार्टी ने काम कर दिया तो प्रोटेक्शन मिलती है। सेक्शन 53 ये कहता है, हमारा सेक्शन 53 ये कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट लिखित नहीं है, किसी ने ऐसे मुंह जुबानी बोल दिया कि लिखित नहीं है, ठीक है। किसी ने मुँह से ही बोल दिया कि भाई हमने ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, हमने ये काम करना है, तो वो तू मेरे साथ काम करेगा, ये ऐसे-ऐसे। तो उसने मुँह से ही बोल दिया कि हाँ भाई मैंने कर दिया, क्योंकि हाँ भाई तुमने बोला तो मैं ये काम कर दूँगा। तो वो काम तो कर दिया है। अब उसने अपनी मेहनत और टाइम लगाया है तो उसको प्रोटेक्शन तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। ये 53A बात करता है। एंड नेक्स्ट इज़ एक्सचेंज डिफाइन इन सेक्शन 118, ठीक है। एक्सचेंज किस सेक्शन में है? 118 में दिया गया है। प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी देना। एक्सचेंज का मतलब है कि प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी देना, ठीक है। जैसे ए ने प्रॉपर्टी ली है तो वो प्रॉपर ए के पैसे नहीं देकर ज़मीन के बदले ज़मीन ही दे रहा है, प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी ही दे रहा है, ठीक है। And next is attested means signed by two witnesses. कॉन्ट्रैक्ट पर दो विटनेस के साइन करवाए जाते हैं, ठीक है। राइट ऑफ रेडेम्पशन बिलोंग्स टू मॉर्गेज, ठीक है। अब राइट ऑफ रिडेम्पशन किसका होता है? मॉर्गेज जो गिरवी रखता है, ठीक है। मॉर्गेज जो गिरवी रखता है। मैंने आपको पीछे गलत तो नहीं बता दिया कंसिडरेशन का? आई एम सो सॉरी अगर मैंने पीछे कंसिडरेशन का पता नहीं मैंने गलत बता दिया आपको। एंड नेक्स्ट इज लीज एग्जिस्टिंग लीज एग्जिस्टिंग 1 ईयर। क्या लीज को एक्सटेंड कर सकते हैं? यस, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं रिटर्न एंड रजिस्टर्ड करके, ठीक है। आप लीज को एक्सटेंड कर सकते हैं रिटर्न एंड रजिस्टर्ड करके प्रॉपर तरीके से। एंड नेक्स्ट इज एक्शनेबल क्लेम अंडर सेक्शन 3।
एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? इसमें होता है कि ऐसा राइट जो पैसे या लाभ में बदला जा सके। सेक्शन 3 में इसको बताया गया है। आगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड चेक। इंस्ट्रूमेंट में आता क्या है? इसमें चेक आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, प्रॉमिसरी नोट आता है, ठीक है। इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 बिग चीज़ें आती हैं। नंबर 1 आ गया हमारा चेक, नंबर 2 आ गया हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड नंबर 3 आ गया प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स होल्डर फॉर वैल्यू एंड गुड फेथ। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? जो होनेस्टली और वैल्यू देकर इंस्ट्रूमेंट लेता है, ठीक है। एंड चेक डिफाइन इन सेक्शन 6 में इसको डिफाइन किया गया है। एंड प्रॉमिसरी नोट डिफाइन अंडर सेक्शन 4, डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशरी ऑफ फंड्स। सेक्शन 138 है, इसको पनिशमेंट दी गई है, ठीक है। एंड नोटिस पीरियड टू ड्रॉअर आफ्टर चेक बाउंस 30 डेज, ठीक है। 30 डेज के अंदर ये जो चेक बाउंस होता है इसका टाइम होता है 30 डेज का, ओके। नेक्स्ट इज चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 3 मंथ। एंड ड्रॉअर मीन्स ड्रॉअर होता कौन है? ड्रॉअर कौन होता है? पर्सन राइटिंग द चेक, जो चेक को लिखता है, जो व्यक्ति चेक को लिखता है वो ड्रॉअर कहलाता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज एंडोर्समेंट मीन्स सिग्नेचर ट्रांसफरिंग राइट। एंडोर्समेंट का मतलब होता है चेक के पीछे साइन करने का राइट ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। अब चेक के पीछे, अब ये चेक है, चेक के फ्रंट में तो होता है, अब चेक के पीछे भी जो साइन होते हैं ना, चेक करके राइट ट्रांसफ़र करना, ठीक है। चेक के पीछे साइन करके राइट ट्रांसफ़र करना एंडोर्समेंट कहलाता है। एंड नेक्स्ट इज प्रिजम्पशन ऑफ कंसिडरेशन, सेक्शन 118 में इसको बताया गया है। इसमें बताया गया है कि हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लो मानना ही कंसिडरेशन था, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए, एंड मेरे साथ बने रहिए AIV एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, क्योंकि मैं डेली आपके लिए MCQs लेके आती हूँ डेली प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए हमें डेली प्रैक्टिस करनी ही चाहिए हर सब्जेक्ट की। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।